या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। तो नमस्कार, वेलकम एंड स्वागत है आप सभी को वापस से मेरे YouTube चैनल पे। आई वेलकम यू ऑल टू माय YouTube चैनल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल how I cleared UGC NET. So in my previous video I have just make you clear with some basic concepts of UGC NET and how to prepare for it. Now in this video I am going to discuss with you how I prepared for this examination and how I cleared this examination. What are my tips and tricks for you so that you can also use for your examination which is upcoming in this December. तो मैं इस वीडियो में आप सबके साथ साझा करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स के द्वारा अपने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और मैं अपनी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी थी, मैंने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाई, मैंने किस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर किया, मिस्टेक से कैसे सीखा और उसको अप्लाई कैसे किया, जिससे मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ आगे भविष्य में आप लोग भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करें और अपने अपने मनोरथ को पूर्ण करें, अपने कार्य में सफल हो, कुशल हो और अपनी मंजिलों को छुए। तो माता भगवती के आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं इसमें शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने क्लियर किया और अब आगे विगत वर्षों में, विगत आने वाली परीक्षाओं में आप भी इसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी होती है, मैं इसको दो भागों में बांटना चाहूँगा। पहला, या तो आप इसे पहली बार दे रहे हैं और दूसरा आप पहले भी दे चुके हैं। तो आप यदि पहली बार दे रहे हैं तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मिस्टेक्स शायद आप भी कमिट करेंगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इससे आप बच सकेंगे। और यदि आप बार बार दे चुके तो आप भी इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि शायद आपसे क्या गलती हो रही हो और आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो मैं अपनी बात करूँ तो द फर्स्ट अटेम्प्ट विच आई गेव इज़ इन द फरवरी में जो इस बार हुआ था वो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। लेकिन तब तक मुझे कोई ज़्यादा खास इस एग्ज़ाम के बारे में मालूम नहीं था। मुझे बस इतना मालूम था कि एग्ज़ाम होती है, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जनरल एबिलिटी का रहता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह वगैरह, मैथ्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये सब चीज़ें रहती है। पेपर 2 सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है, वो देना था। तो फर्स्ट जो अटेम्प्ट था वो मैंने हाफ हार्टेडली दिया था, ज़्यादा मैंने उसमें इतना अपना जोर नहीं लगाया था। मुझे लगा कि इतनी ज़रूरत नहीं होगी, हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उस साल जो अभी जो नेट का कट ऑफ था 2022 दिसंबर में, सो नेट का कट ऑफ आपका था 230 एंड जीआरएफ का आपका कट ऑफ था 250। तो यानी कि 230 मीन्स आपके 115 क्वेश्चन सही होने चाहिए एंड 250 मीन्स आपके 125 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बट मैंने जनरल कैटेगरी से भरा था। मैं जनरल कैटेगरी का ही आपको बता रहा हूँ, हाईएस्ट जो है यूआर कैटेगरी से। सो आई गॉट 222, दैट मीन्स मेरे 111 क्वेश्चन ही सही थे। मैं 4 मार्क्स से नेट रह गया था एंड दैट इज़ एक्चुअली गुड। भगवान कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, इसीलिए भगवान ने छुटवाया ताकि अगली बार और मेहनत करके मैं जीआरएफ अचीव करूँ। सो इन जून अटेम्प्ट आई गॉट 248 which is the highest in the June attempt 2023 UGC NET हिंदू स्टडीज में। तो अब 222 से लेकर 248 तक का जो सफ़र है मेरा, वो कैसा रहा। तो इस बीच जो है लगभग ये 26 मार्क्स का जो मेरा सफ़र है, ये मैंने कैसे तय किया वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है स्टिक टू द बेसिक रिसोर्सेज। ठीक है, मैं इन चीज़ों को लिखता भी जाता हूँ साथ साथ में, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए।
Stick to your resources and revise them regularly. आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है आप उन्हीं पे स्टिक रहिए और उन्हें रेगुलरली रिवाइज करिए. नाउ मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास में भी 60 डेज है. द टाइम व्हेन आई अटेम्प्टेड दिस आई हैव ओनली 40 to 45 डेज. मेरे पास सिर्फ 40 से 45 दिन थे जब मैंने तैयारी करी थी, लेकिन आपके पास मैं मिनिमम 60 दिन मान रहा हूँ. उससे ज़्यादा भी है क्योंकि 70 दिन का लगभग समय है, 70-75. बट मैं मानता हूँ कि मिनिमम 60 दिनों का समय है आपके पास. तो अब आप उसमें कैसे तैयारी करेंगे? तो लिमिटेड रिसोर्सेज जो है, स्टिक टू रिसोर्सेज एंड रिवाइज देम रेगुलरली. आपके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो आप उनको ही पढ़िए और रेगुलरली पढ़िए उन चीज़ों को. उससे वो आपके माइंड में बैठ जाएंगी चीज़ें और वही के वही चीज़ें आपको एग्जाम में काम आएंगी. क्योंकि हम लगभग हर एग्जाम में क्या करते हैं ना, हमारे पास जो मटेरियल है उसको पढ़ने की बजाय हम उन चीज़ों के पीछे भागते जो हमारे पास नहीं है. और ये रियल लाइफ में भी होता है. हमारे पास जो चीज़ें हैं हमें उनकी अहमियत नहीं पता चलती है, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उनकी अहमियत ज़्यादा पता चलती है, भले ही वो हमारे जीवन में उतना महत्व रखते हो या ना रखते हो. उसी तरह बहुत से रिसोर्सेज हैं जो शायद आपके जीवन में इतना महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज लिमिटेड आपके पास है पहले आप उन्हें कवर कीजिए. हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि और मत पढ़िए, और पढ़िए, लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्सेज है पहले वो तो कवर कर लीजिए. आप पता चला कि आगे एक कहावत है, आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट. मतलब ये तो कवर होता गया, पीछे का छूटता गया. तो आप अपना बेस स्ट्रांग करिए और जो आपके पास नोट्स है आप उन पे स्टिक रहिए, उनको पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए. और फिर आप आगे एडवांस स्टडी के लिए चाहिए. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यदि आप पेपर 1 को देखें तो पेपर 1 आपको थोड़ा सा एक ब्रॉड स्टडी मांगता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अपने आँख, नाक और कान ये खुला रखिए, आसपास की चीज़ों को एनालाइज कीजिए. और उसके आगे मैं बताऊंगा सेकेंड चीज़ उसमें आने वाली है, जो वो करिए तो उससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा. पेपर 2 आपके पास बेसिक रहेगा. मैंने कहा था सिलेबस रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस से बेसिक सवाल ही आपको पूछे जाएंगे डायरेक्ट. आप अंदर डीप जितना जाएंगे आप कंफ्यूज होंगे. मैं बेटर कह रहा हूँ कि आप पहले अपना सिलेबस को जो बेसिक है वो कवर कीजिए, आउटर उसकी रेंज कवर कीजिए, फिर उसके अंदर जाइए. यदि आप उसकी आउटर रेंज को कवर नहीं करेंगे और आप सीधा अंदर डुबकी लगाएंगे तो आप डूब जाएंगे, फिर आप निकल नहीं पाएंगे. एक गोताखोर भी क्या करता है, किनारे से डूब के जाना शुरू करता है बीच तक, सीधा बीच में डुबकी नहीं लगाता है. उसी तरह आपको भी सीधा बीच में डुबकी नहीं लगानी है. आप पहले आउटर सिलेबस को कवर कीजिए, पहले टॉपिक्स को कवर कीजिए. टॉपिक्स में जो लाइन वाइज सिस्टमेटिक दिया हुआ है अरेंजमेंट उसको याद कीजिए. उसके बाद उसके डीप में जाइए कि उसका मीनिंग क्या होता है, एटिमोलॉजी क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, किसने उसको दिया है, ये सब चीज़ें. तो बेसिक चीज़ों पे स्टिक रहिए. इट इज़ द की टू सक्सेस. बेसिसिटी इज़ द की टू सक्सेस. अब ये पता नहीं किसने कहा है, लेकिन मेरा ये नियम है, मेरा ये उसूल है और इससे बहुत फ़ायदा होता है. इसको आप नोट करके रख लीजिएगा, जीवन में हमेशा ये काम आएगा. कि बेसिक चीज़ों से ही आप सक्सेस को अचीव कर लोगे. बेसिक चीज़ों को अपने क्लियर रखिए, बेसिक्स क्लियर रखिए. हमेशा फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया जाता है, किसी भी घर को बनाया जाता है, किसी भी चीज़ को बनाया जाता है. कहते हैं बेसिक्स क्लियर कीजिए, फाउंडेशन स्ट्रांग रखिए. आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे, आगे आने वाले जितने भी उसकी इमारतें बनेंगी, जितने भी आने वाले टॉपिक्स होंगे ऑटोमेटिक आपके क्लियर होते जाएंगे. तो अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, बेसिक्स को क्लियर रखिए. उसके बाद ऑटोमेटिकली आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आप लोग को बहुत चीज़ें क्लियर होती जाएगी. तो बेसिक्स पढ़िए, रिवाइज करिए, कम नोट्स रखिए, इफेक्टिव नोट्स रखिए. एंड आगे बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने हैं. लेकिन दूसरी चीज़ जो मैं इसके साथ कहने वाला हूँ, इस चीज़ को आप याद रखिए, ये आपको जीवन भर भी काम आएगी, भले ही आप कहीं भी जाए. बेसिसिटी इज द की टू सक्सेस. किसी भी चीज़ की जो बेसिक है, देखिए मैथ्स भी हम करते हैं तो प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक चीज़ें हर जगह काम आती है. आज भी बचपन से पढ़ाई जाती है, तो बेसिक चीज़ें हर जगह काम आती है आपको.
इस सब्जेक्ट का भी जो बेसिक है आप उसको पढ़िए, उसको क्लियर रखिए एंड देन एडवांस की और आप अप्रोच करिए। और टाइम आपके पास बहुत है, आप कर सकते हैं सब मिल करके। यदि आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, अपने मन को इतना मजबूत बनाइए आपकी, आप कर सकते हैं हर चीज़ को। आप ये मान के चलिए, इफ़ यू कैन थिंक यू कैन डेफिनेटली डू इट। आप कर सकते हैं उस चीज़ को यदि आप उसको मान के चले कि आपने इस चीज़ को कर लिया है। आप अफर्मेशन करिए, रोज़ इस चीज़ को अफर्म करिए। आप भेजिए नेचर को कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट एंड आई हैव डन इट। मैंने ये किया है, मैं कर लूँगा और मैंने कर लिया है। तो आपको अंदर से पॉजिटिविटी भी आएगी और निश्चित ही आप सफल होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी चीज़ में जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि द सेकेंड थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर, which you must do during this preparation is to look after the previous year's question paper. Previous year's questions paper. सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने बताई थी आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। इस चीज़ को पेपर 1 एंड पेपर 2 आप दोनों में अप्लाई कीजिए। मैं बता रहा हूँ, इस बार भी पेपर 2 में जो था, पेपर जो आपके 2 बार के पेपर हो चुके थे, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे और डायरेक्ट सीधा उससे भी नहीं तो कुछ ना कुछ उससे लिंक्ड क्वेश्चंस आए थे। तो आप यदि वो, मैं कह रहा हूँ जैसे कि पहले का बेसिक क्लियर रहेगा तो आप उसको भी कर सकते हैं आसानी से। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और पेपर 1 के लिए मैं स्पेशली आप सबसे कहना जा रहा हूँ, ये चीट कोड है, इसको याद रख लीजिएगा। दिस इज द चीट कोड। चीट कोड है पेपर 1 के लिए। जितना हो सके ना प्रीवियस ईयर्स को आप कवर कीजिए, जितना हो सके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कवर कीजिए। यूट्यूब पे आपको एम्पल मटेरियल मिल जाएगा पेपर 1 के लिए। प्रीवियस ईयर्स को आप उसे पढ़िए, आप पढ़ करके उसे नोट्स भी बनाइए। मैं आगे बताऊंगा नोट्स भी कैसे बनाना है आपको। आप पढ़ के नोट्स बनाइए, नोट्स को पढ़िए और आप प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे गए हैं पेपर 1 के, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। आप उनको देखिए, उनको सॉल्व कीजिए और आप कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए और आप अपना एक उसमें एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ पर सही है, कहाँ गलत है। क्योंकि आप जितना प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे उसी से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाएंगे। मैंने यही किया था लगभग 45 डेज में, 40 डेज मुझे मिले थे। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं था पूरा कवर करने के लिए। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने बेसिक चीज़ों के नोट्स बनाए एंड मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस को रिपीटेडली किया। तो लगभग 4-5 प्लेटफॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस कॉमन मिल जाते हैं और वही कॉमन क्वेश्चंस जो है आगे थोड़े से मॉडिफाई होकर आपके पेपर में आ जाते हैं। यदि आप थोड़ा सा ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे पेपर में उस टाइम में, देन यू कैन डेफिनेटली डू दैट क्वेश्चंस। बस आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस जो है, ये चीट कोड है, ये भले ही आपको मालूम होगा लेकिन आप अप्लाई नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बात को आप अप्लाई ज़रूर करिए इस बार। प्रीवियस ईयर्स आप करके जाइए, क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं। भले ही आप, मैं एक पल को आपसे भी कहूँ, आप पढ़ाई भी मत करो, पूरे सिलेबस पेपर उनका मत देखो, मत पढ़ो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाओ। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आप कर सकते हो आगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। एंड भले ही आप लोग को लगे कि शायद फेक रहा हो या कुछ ऐसी बात कर रहा हो, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर है, लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मेरा कर्तव्य बनता है। जो मैंने किया है, यदि आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने हो आप प्रैक्टिस कीजिए उसको, और सीरियसली दिन का 1 घंटा दीजिए इस चीज़ को लेकर के। आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कैन कवर मोर देन 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 इन पेपर 1। पेपर 1 में आप 35 से ज़्यादा सही कर सकते हैं यदि आपने प्रीवियस ईयर्स को ध्यान दिया। भले ही आपको यदि नहीं पढ़ना हो पेपर 1 का, इतना मत पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ मैंने भी अप्लाई करी थी एंड इसी का मुझे बेनिफिट हुआ था। मैंने प्रीवियस ईयर करे थे, उससे थोड़ा सा आगे मॉडिफाई, ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं आए थे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे, मेरे माइंड में था, मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट द आंसर्स टू इट। ठीक है,
तो इसके साथ साथ में आपको एक प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। और अभी तक ऐसे पेपर्स तो नहीं है, तो आप मॉक तो मेरे को लगता है शायद दे नहीं पाएंगे, लेकिन पेपर उनके मॉक दीजिए, पेपर उनके गिव मॉक एज मच एज पॉसिबल, और सीरियसली दीजिए मॉक टेस्ट को। आपके यदि 50 में से आप 20 भी सही करते हैं कोई बात नहीं, देखिए आपने 30 गलती कहाँ करी है उसको पढ़िए। अगली बार देंगे आप 22 सही करेंगे, फिर आप देंगे, फिर 24, फिर 26, इसी तरह आप 35 प्लस सही करेंगे, आप 40 प्लस सही करने लग जाएंगे। और यदि आप मॉक में 40 प्लस सही करेंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आप 35 प्लस तो करेंगे ही 100%, आई एम श्योर। तो कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ को भी एक ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने पहले भी कहा है आपसे, प्रैक्टिस कीजिए उन क्वेश्चंस को और उससे आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा तीसरी चीज़ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एक और जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान अप्लाई करी थी, वो ये थी कि जब भी आप पढ़ो तो आप अपना एक टाइम डिसाइड कर लो कितना पेपर 1 को देना है, पेपर 2। अच्छा, उसके पहले एक और चीज़ है मैं आपको बता दूं, वो भी आप अपने साथ कर लीजिएगा। वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, अपने लिए मैं अपने चीज़ तो जानता हूँ, लेकिन मैं आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल को तो नहीं जानता हूँ ना, कि आप लोगों के साथ क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो तीसरी चीज़ जो मैं आपको देने जा रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए, दैट इज दी SWOT एनालिसिस। SWOT stands for, S stands for strength, W for weakness, O is for opportunity, and T stands for the threat. तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ आपको अपनी मालूम है कि आपका कौन सा टॉपिक बहुत परफेक्ट है, कौन सा टॉपिक आपका बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो वो आपकी वीकनेस आपको मालूम है। अपॉर्चुनिटी आपको मालूम है कि किस प्रकार से आप मौके का फ़ायदा उठा करके उसको सही अच्छा कर सकते हो। और थ्रेट आपको मालूम है कि आपसे क्या क्या मिस्टेक्स प्रीवियसली हो चुकी है और आप क्या क्या आगे कर सकते हो, ये चीज़ आपके लिए थ्रेट बन सकती है। तो ये आपका एनालिसिस आपको होना चाहिए। जैसे मुझे एनालिसिस मैंने जब किया था, मुझे था पेपर 2 में जो मेरे साथ था कि फ़िलासफ़ी वाला पार्ट जो था वो मेरा वीक था, और दूसरा वेस्टर्न मेथड्स वाला पार्ट था वो भी थोड़ा सा कमज़ोर था, उसमें भी मार्क्स लूज़ किए थे। इसके अलावा सिली मिस्टेक से मैंने मार्क्स लूज़ किए थे। पेपर 1 में भी यही सेम हाल था कि ईजी थे, लेकिन सिली मिस्टेक से मैंने लूज़ किए थे क्योंकि ध्यान नहीं दिया था। तो मेरी स्ट्रेंथ अपनी मालूम थी क्या है, मुझे वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट अपने मैंने उसमें एनालाइज किया, एंड देन आई अप्लाइड टू कवर देम इन द सेकेंड अटेम्प्ट में। तो आप भी अपना स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, अपने अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को नोट डाउन कीजिए। और आप जो भी मैं कहने भूल गया सेकेंड पॉइंट में, मिस्टेक्स आप जो भी करते हैं उसको नोट डाउन कीजिए एंड देखिए कि वो अगली बार मेक श्योर रिपीट ना हो। मिस्टेक का मतलब ही ये है कि वो रिपीट ना हो दोबारा, और कोशिश से ही आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए SWOT एनालिसिस आप अपना ज़रूर करके रखिएगा, ठीक है। एंड जो अगली चीज़ है जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ वो है अबाउट कि किस तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी है, लेकिन हर कोई तो स्वामी विवेकानंद जी की तरह नहीं है ना, कि एक बार बुक पढ़ी और सब याद हो गया, एक बार पूरी बुक पढ़ी और सब याद हो गया। स्वामी विवेकानंद की तरह तो हर कोई नहीं है। तो अब अगली चीज़ आपको क्या करनी है, ये मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट थी, अब आपके लिए ये चीज़ आप जानते हैं। SWOT एनालिसिस आप अपना कर सकते हैं, इतने तो आप काबिल होंगे ही, मैं उम्मीद करके चलता हूँ। चौथी चीज़ है वो है नोट मेकिंग। यदि आपको कहीं भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है, आप बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई साइट से पढ़ रहे हैं, आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है, तो मेक श्योर यू नोट डाउन इट। आप उसे नोट डाउन कीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप
मैं मान के चलता हूँ इतना तो कोई समझदार इंसान, इतना तो कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है कि एक बार पढ़ने के बाद सब याद कर ले। 2-3 बार पढ़ता है तो उसे याद होता है, लेकिन उससे बेटर है कि आप उसे अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, तो आपका जो मेहनत है वो कम हो जाएगी, आपकी 50% वर्क रिड्यूस हो जाएगा। क्या होता है, जो एक सामने वाला व्यक्ति लिखता है और जो हम लिखते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वो जो लिख दिया वो लिख दिया, लेकिन हमें वो याद नहीं रह पाता। लेकिन उसको पढ़ के जो हम लिखेंगे ना, वो हमें आधा शुरू में ही याद हो जाता है, और बाकी हम धीरे धीरे 1-2 बार उसको रिवाइज करेंगे तो याद होता जाएगा। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप नोट्स बनाइए, वेदर इट इज़ ऑफ पेपर 1 और पेपर 2, दोनों के बनाइए। पेपर 2 में भी आपको भले ही आसान हो, लेकिन कुछ टॉपिक्स में आपको दिक्कत होगी, मैं मान के चलता हूँ। और मेजर पार्ट जो है उसमें वो होगा संस्कृत और वेस्टर्न मेथड्स वाला, वो आपको डेफिनेटली दिक्कत देंगे। तो यदि आपको दिक्कत है तो उनके नोट्स बनाइए। और भी जो टॉपिक्स है भले ही आसान क्यों ना लगते हो, लेकिन नोट्स बनाइए, बिकॉज जो आसान होते हैं ना वही सिली मिस्टेक्स करवाते हैं, और वही आपके जो स्कोरिंग मार्क्स होते हैं वो आप लूज कर जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है नोट्स बनाइए। और जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि स्टिक टू द बेसिक्स एंड रिवाइज देम रेगुलरली, नोट्स बनाइए और उनको आप रेगुलरली रिवाइज कीजिए। मैंने भी यही किया था, नोट्स बनाए थे मैंने और उन्हीं को रिवाइज किया था। मैंने कोई अलग से खास तैयारी नहीं की कि मैं हिमालय पे जाकर के पढ़ता था एक टांग पे खड़ा होकर के, नो, नथिंग लाइक दैट। आई जस्ट डू द बेसिक थिंग्स ही करिए। और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बेसिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप डेफिनेटली उस एग्ज़ाम में एक्सेल करेंगे। आई कैन राइट इट 100%, क्योंकि इसको अप्लाई किया है मैंने इस बार ज़्यादा हाईफाई चीज़ के पीछे भागा नहीं, ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर के पीछे हम भागते हैं ना, तो हमारे पास जो है हम उसी को कवर नहीं कर पाते हैं। हम जितना दूर भागते हैं। एक कहानी है कि एक व्यक्ति था, उससे कहा गया कि तुम्हें सुबह से शाम तक का समय दिया जाता है, इस धरती का जितना भी चक्कर तुम कवर कर लोगे उतनी धरती तुम्हारी। अब लालच में वो दिन भर भागता रहा, भूखा प्यासा भागा, शाम तक जैसे ही लौट के कवर करके आया वो मर गया और आखिरी में उसे मिली क्या, 2 गज जमीन। खैर, कहानी कहने का मतलब यही है कि हम इतना चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे पास है हम उस पर क्यों नहीं विश्वास रखते हैं, हमारा विश्वास क्यों नहीं रहता उन चीज़ों के ऊपर। तो इतना ज़्यादा भागने की बजाय, इधर उधर भागने की बजाय जो चीज़ें हम उस पर बेसिक रहे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें अपने आप को, हम उस पर अपना ध्यान लगाएं, तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, हम सफल होंगे। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ। तो नोट मेकिंग, नोट्स बनाइए आप बाकायदा, और आप जब बनाएंगे ना तो आपको खुद अच्छा लगेगा, और अच्छे से बनाएंगे, आपको पढ़ने की इच्छा होगी। एक बार आप बनाएंगे तो आपकी खुद पढ़ने की इच्छा होगी कि यार इतना अच्छा लिखा है, कम से कम एक बार तो पढ़ लूँ मैं इस चीज़ को, जितनी मेहनत से बनाए। और लिखने से क्या होता है, आपको कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है। हम भले ही पढ़ ले बैठे हैं ऐसे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है अनटिल यू राइट, जब तक आप लिखते नहीं हो। इसलिए आप देखेंगे जो आपके पीएससी और जो यूपीएससी की एग्जामिनेशन होती है वो आपसे राइटिंग इसीलिए करवाती है, वो आपसे इसीलिए करवाती है कि आप कितना जो चीज़ों को रिमेंबर करके उसको आप अप्लाई कर पाते हो। बाय राइटिंग यू कैन अप्लाई योर रिमेंबरिंग्स। आपने जो पढ़ाया, कितना पढ़ाया, आप उसको कितना लिख पा रहे हो, ये आपको डेवलप होता है। और ये आपको आंसर राइटिंग में हर जगह, आप यूनिवर्सिटी के पेपर्स जब लिखेंगे आपके, तब भी आपको ये बहुत मदद करेगा। नोट्स बनाना, की पॉइंट्स बनाना और उसको एक्सप्लेन कर देना, उसको अंडरस्टैंड करना। तो अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल फिगर्स पे कि कैसे आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो। सो यदि मैं मान के चलो आपके पास है अभी 60 दिन मिनिमम, मैक्सिमम तो 70-75 डेज जो भी है उसके बीच का टाइम है, लेकिन मिनिमम 60 डेज मान के चलो। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप 4 आवर्स दीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम भले ही आसान है लेकिन कंपटीशन टफ है। एग्ज़ाम इज़ इजी बट द कंपटीशन इज़ टफ। लोग बहुत ज़ोरों शोरों से इसके लिए पढ़ाई करते हैं। और आपको पता है कि दिल्ली में JNU एंड DU के जो स्टूडेंट्स, अब DU में भी आ चुका है ये, सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ ऑल्सो। DU में भी आपका ये हिंदू स्टडीज़ अब खुलने वाला है, सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ करके, तो वहाँ पे भी लोग जाएंगे, वहाँ से और कंपटीशन आपको मिलेगा, तो वहाँ पे और मेहनती लोग मिलेंगे आप। सो ये आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूँगा 4 आवर्स दीजिए, 60 डेज में आप दीजिए 4 आवर्स।
इसमें यदि मैं आपकी मान के चलता हूँ ज़्यादातर दिक्कत पेपर 1 में आती होगी आपको, पेपर 2 में आपको इतनी दिक्कत नहीं आती होगी, तो आप 3 आवर्स जो है पेपर 1 को देंगे एंड 1 आवर फॉर पेपर 2, जिसमें 3 आवर्स में जो है आपके 3 घंटे में आपके 2 आवर्स का आपका रहेगा स्टडी प्लस रिवीजन और 1 आवर का आपका रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए, भले ही आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, भले ही आपके मैथ्स अच्छी हो नहीं हो, लेकिन 1 घंटे में आपको मैथ्स डेली प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो सब आपको प्रैक्टिस आपको डेली 1 आवर करना ही है, आपको डेली 1 आवर करना ही है। अब आपकी इच्छा है आगे आपको करना नहीं करना, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। 1 आवर आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी है और इसी में आप चाहे तो थोड़ा टाइम निकाल के प्रीवियस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। एंड 2 आवर्स का आपका स्टडी प्लस रिविजन रहना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 थोड़ा सा तो टफ है। देखिए, यदि आप नए हैं तो आपको टफ पड़ेगा, और पुराने हैं तो आपको ये है कि आइडिया तो है कि कैसा आता है क्वेश्चन, आपके लिए रिवीजन का टाइम। यदि आप पुराने चावल हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ समय कम भी कर सकते हैं, आप 1 घंटा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये आपकी एक आपकी फिजिबिलिटी, आपकी तैयारी के ऊपर है, आपके जुझारूपन के ऊपर है, आप कितना कर सकते हैं। मैं एक एवरेज चीज़ बता रहा हूँ कि मैक्सिमम मतलब मिनिमम 4 तो देने हैं, मैक्सिमम आप जितना भी चाहे दे सकते हैं, और मिनिमम 3 आवर्स भी आप दे सकते हैं, नो डाउट। बट ये आपको एनालाइज करना है, शॉर्ट एनालिसिस आपका कि आपकी तैयारी किस लेवल की और आपको कितना करना है। तो पेपर 1 यदि आपको वीक लगता है, आप पेपर 1 में 2 घंटा दीजिए। मैं तो कहूँगा पेपर 2 आप और अच्छे से पढ़िए। आपको मैं बुक्स भी बता दूंगा, यदि आप चाहते तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा कि इस वीडियो में आप मुझसे और क्या क्या जानना चाहते थे, क्या क्या चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, तो मैं वो आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में या किसी भी माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। अभी तक जो मैं मेरे माइंड में आ रहा है, जो मैंने किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो चीज़ यदि आपको लगता हो जाननी थी लेकिन मिस हो गई हो मुझसे, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस बारे में भी आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ये तो चीज़ें हो गई। अब इन सब चीज़ों के लिए लगभग जो मैंने दिया था, मैंने दिन भर के मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं देता था। हाँ, ये सच है, भले ही मैं आपको 4 बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी 3 घंटे से ज़्यादा इसको टाइम नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि भले ही 3 घंटा मैं कह, लेकिन और भी दूसरे काम रहते थे, दूसरी चीज़ें करनी रहती थी, वहाँ पे टाइम इतना जाता था कि इसको समय मिलना मुश्किल होता था। लेकिन जो भी मैंने 3 घंटे दिए, मैंने उसमें प्रॉपर इस पर फोकस दिया है। मैं इससे ध्यान नहीं हटाता था अपने आप को, मैं अपना फोकस हिलने नहीं देता था। तो भले ही आप 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा दीजिए, लेकिन उतना फोकस से पढ़िए कि आपका वो 1 घंटा वर्दी हो, वेस्ट ना हो। इट शुड बी वर्दी, नॉट वेस्ट। तो इसी के साथ मैं आप सबको, अच्छा, मैं सोच रहा हूँ पेपर 1 और पेपर 2 में भी टॉपिक्स बता दूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स से मैंने कैसे तैयार किए थे, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, मैं जानता हूँ, बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि ये आपके बस में भी, मेरे बस में भी नहीं, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा वास्ट हो जाती है कि इनको हम कम टाइम में समेट पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी आप को बता रहा हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या टॉपिक्स थे, क्या क्या कैसे उनको कवर करना है, या फिर मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा पेपर 1 पेपर 2 को कैसे कवर करना है, बिकॉज आप लोग के पास भी और चीज़ें करने के लिए आपका भी टाइम मैं ज़्यादा ना लूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो और मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई आपको, मैंने कैसे, ये तो आपके लिए 60 दिन का है, मैंने 40 डेज़ में कैसे 3 घंटे पढ़ता था, उसमें मैं आपको बता दूँ 2 घंटे मैं सिर्फ पेपर 1 को देता था, पेपर 1 को देता था। पेपर 2 को मैंने हार्डली बहुत कम समय दिया। बट हाँ, मैंने एक चीज़ करी थी जो मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि सिलेबस को याद कर लीजिए। पेपर 2 के तो कर ही लीजिए सिलेबस को याद, क्योंकि वो आपके लिए बोनस है, उसमें क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे ही, पे मैंने डिस्कस किया था। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ
शेयर करूँगा चीज़ें। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि आपको अब आगे और क्या क्या चाहिए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, और मेरे द्वारा आपकी जो भी सेवा हो सकती है मैं निश्चित रूप से आपको प्रदान करूँगा। आपको जो कुछ भी लगता हो, यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। नीचे मेल भी आप मुझे कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आपके लिए मैं ऑलवेज ओपन हूँ। एनी हेल्प इफ़ यू नीड यू कैन जस्ट आस्क मी एनी टाइम। और इस वीडियो को फिलहाल ये खत्म करते हैं। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आई, इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल टू द वेरियस पीपल हु आर स्टडिंग फॉर यूजीसी नेट, हु आर स्टडिंग फॉर हिंदू स्टडीज, और किसी भी एग्जाम के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं है, जीवन में जितनी भी एग्जाम्स आप दे रहे हो उसमें भी यही चीज़ें हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि प्रारूप बदल सकते हैं लेकिन उस तक जाने का रास्ता जो है वो तो एक ही रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे साथ में, सबके साथ में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसी के साथ मैं आप सबसे अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय शिव शंकर।